नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक मार्केट लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से हर एक ऐसी खबर का जिसका कि आप पे और हम पे डायरेक्ट असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट ने एक नया पेमेंट गेटवे का ऑप्शन ओपन किया है, जिसके अंतर्गत जब हम अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी के अंतर्गत जो पेमेंट है उसको जब हम पे करते हैं, तो उसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है उसको हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। अदरवाइज हम पे ऑलमोस्ट 1% के अलग से और हम पे एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है। उसके बाद हम कवर करेंगे क्यों पेटीएम और पेटीएम जैसी दो अन्य कंपनियों पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन उनके प्रेमाइसेस में जारी कर रखा है। उसके बाद हम बात करें कि जिस तरह से वोडाफोन वालों ने अपनी नेक्स्ट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करी है, उससे फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जो कुछ डेप्थ स्कीम लास्ट टाइम बंद हुई थी, उनके अंतर्गत जो निवेशक थे उनके लिए खुशी की बात है। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी फिफ्टी का। तो निफ्टी फिफ्टी ने तो अगेन जिस तरह से लास्ट अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक की, तो करीबन यहाँ 17,600 के आसपास की जहाँ उसने शुरुआत की थी, तो वहीं करीबन 17,600 के आसपास की उसकी क्लोजिंग रही। और अभी भी जो हम बात कर रहे थे लगातार, जो उनका 18,000 का रेजिस्टेंस है उस पे उसको पार करने में काफी मुश्किलें आ सकती हैं। पर्टिकुलरली वो भी जब ऐसे टाइम में जब कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार खासकर यूएस में लगातार गिरावट बनी हुई है। तो हम बात करते हैं कल की डीआईआई और एफआईआई की एक्टिविटी का। तो एफआईआई में तो करीबन हार्डली 8 करोड़ की नेट सेलिंग करी है, जबकि डीआईआई में तो अच्छी खासी करीबन 668 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग करी है। आइए अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ईयर के स्टार्टिंग से। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो एफआईआई थे स्टार्टिंग ऑफ ईयर से तो लगातार नेट सेलर थे, बट अचानक से अगस्त के महीने में वो नेट उन्होंने काफी एक अच्छी खासी बाइंग करी है। वहीं डीआईआई जहाँ की बिल्कुल ही अपोजिट, लगातार जहाँ अच्छे खासे एक बायर बने हुए थे, वहीं पर उन्होंने अगस्त में आके एक 7,000 करोड़ रुपए की करीबन की उन्होंने एक नेट सेलिंग करी है। करते हैं कि क्यों हमारी एफआई हमारी जो पर्टिकुलर जो मार्केट है उसमें किसका इतना असर पड़ रहा है, तो हम देख सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डोजोन्स की, तो डोजोन्स का जो पर्टिकुलरली रवैया रहा है पिछले करीबन, अगर हम बात करते हैं पिछले करीबन 6 5 या 6 सेशन का, तो लगातार हम देख सकते हैं कि पिछले 5 या 6 सेशंस में करीबन 6% की डोजोन्स में एक अच्छी खासी गिरावट रही है। क्या ये गिरावट लगातार नवंबर 2021 तक जारी रहेगी, जब तक एफओएमसी मीटिंग कन्वीन नहीं होती और जब तक उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आउट नहीं होते। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक जो हमारा मोड ऑफ पेमेंट है हमारी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी की पेमेंट करने का, उस पे ये डिपेंड कर सकता है मोड ऑफ पेमेंट पे कि हम पे एक अलग से कन्वीनियंस चार्ज और जीएसटी भी लग सकता है। जीएसटी बेसिकली कन्वीनियंस चार्ज के ऊपर लगेगा, और ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मोड ऑफ पेमेंट है उसको ऑप्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि सबसे पहले अगर हम ऊपर से बात करते हैं कि अगर हम पेमेंट गेटवे का इसमें सिलेक्शन करते हैं पेमेंट के लिए, जो कि 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है, तो उसके बाद हमें एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज का एक हमें कॉलम दिखेगा, और अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें पूरा डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से बैंक में हमें कितनी कितनी कन्वीनियंस फीस हमें देनी पड़ेगी, और उस कन्वीनियंस फी पे जीएसटी भी 18% अलग से लगेगा। जबकि इन सबको छोड़ के एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब हम देखते हैं, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो डायरेक्टली इन्होंने लिखा है कि 0.5% प्लस उस पर 18% का जीएसटी, जो कि करीबन 1% के आसपास बनता है। तो हो सकता है कि हमें जब हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो करीबन 1% की एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ सकती है। जिसका कि नीचे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है कि करीबन अगर आपकी लाइबिलिटी 30,000 रुपये की बनती है इनकम टैक्स करने पे करने की, तो उस पर 255 रुपये का अमाउंट तो कन्वीनियंस भी होगा, प्लस इस 255 रुपये का जब 18% का जीएसटी मिला के करीबन 30,301 रुपये की पेमेंट करनी पड़ सकती है, जो कि
जिसमें कि 301 रुपया इस कन्वीनियंस फी और जीएसटी का अमाउंट है। तो उसके बाद अगर नीचे अगर हम फर्दर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो नेट बैंकिंग के जो ऑप्शंस हैं उसमें कुछ ऑथराइज्ड बैंक्स भी हैं ऑलरेडी, जिसमें भी कोई आपको ट्रांजेक्शन चार्ज या फी नहीं देनी पड़ेगी। उन जो अपने ऑथराइज बैंक हैं उनमें आप देख सकते हैं फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी की जब पेमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ा सतर्क रहिएगा, ताकि आपके अलग से कोई खर्चा और बर्डन ना आए। आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्यों पेटीएम, रिजर्व पे, कैश भी कंपनियों के जो ठिकाने हैं उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा है। उनका कहना है कि जो ऑपरेशन है कुछ इलीगल इंस्टेंट जो स्मार्टफोन बेस्ड जो लोन्स मिल रहे हैं यहाँ पर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, शायद कुछ चाइनीज पर्सन के थ्रू। उसके अंतर्गत ये कुछ वो चल रही है। इसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास करीबन जो उनका ये है बेंगलुरु पुलिस का जो साइबर क्राइम स्टेशन है वहां से उन्हें कुछ 18 FIR हुई थी, जिसके अंतर्गत ये रेड्स वगैरह चल रही है। उनका कहना है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है, ने कहा है ईडी का कहना है कि जो मॉडस ऑपरेंडी है इन एंटिटीज का कि वो कुछ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स लेते हैं इंडियंस के और उसको एक डमी डायरेक्टर बना देते हैं और इसके तहत वो ऐसे क्राइम्स वगैरह को अंजाम दे रहे हैं। अगर हम फर्दर देख सकते हैं कि if the company notices such entities were doing suspected illegal business कर रहे थे through various merchant IDs accounts held with these payment gateways। जो रेजर पे पेमेंट, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है, इनके अंतर्गत उन्होंने कुछ अकाउंट्स वगैरह बनाए हुए थे और ये सस्पेक्टेड इलीगल एक्टिविटीज इसके अंतर्गत चल रही थी, जिसके तहत ईडी वाले उनके प्रेमाइसेस में सर्च ऑपरेशन उन्होंने जारी किया हुआ है। और अगर हम वैसे अगर हम बात करते हैं पेटीएम की पर्टिकुलर शेयर की, तो ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में जहाँ की एक बारी तो करीबन इस पेटीएम के पर्टिकुलर शेयर्स में करीबन 70% से भी 70% तो दिख रहा है, 70% से ज्यादा की एक बार काफी गिरावट आ चुकी थी। और उसके बाद करीबन गिरावट आने के बाद हाल फिलहाल में ये करीबन अगर हम देखते हैं तो वहां से करीबन अच्छी खासी करीबन एक 60% तक की इसमें एक बढ़ोतरी आई है। इसका अगर हम वैसे देखते हैं, इसका अगर हम एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो देख सकते हैं मार्केट कैपिटल करीबन 47,000 करोड़ रुपीज का है इसका। और अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट वगैरह की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसके जो पीबीटी है अभी ना हमेशा लॉस ही लॉस में चलता आ रहा है पिछले काफी क्वार्टर से। और जो लास्ट जून 22 का जो उनका पीबीटी है वो 628 करोड़ नेगेटिव में रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम एक तरफ हम बात करते हैं कि जो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें कुछ सुधार हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं मार्च में जो एक्सपेंसेस थे करीबन 1773 थे, जबकि जून में एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत बढ़े हैं, 1277 हुए हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है, नेगेटिविटी जो उसमें है, वो कम हुई है। ये भी कारण हो सकता है कि और काफी शेयर से गिरने के बाद भी हो सकता है कि लोगों में इसमें एक अच्छा इंटरेस्ट आया हो और लोगों ने इसमें कुछ खरीदारी करनी शुरू करी है। बट मेरे हिसाब से अभी हमें वेट करना चाहिए जब तक इसमें पीबीटी एटलीस्ट इसका नेट जीरो नहीं आ जाता, तब तक हमें इस शेयर में पर्टिकुलर एंट्री करने से हमें इसमें वेट करना। आइए उसके बाद हम जब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया ने अपनी जो नेक्स्ट इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट थी करीबन 2700 करोड़ रुपीज की वो एसबीआई को पे कर दी है। बट अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो अभी भी जो वोडाफोन आइडिया है उसके ऊपर 1.98 लाख करोड़ रुपीज का नेट डेब्ट है। तो अभी जिस तरह से अगर हम फर्दर देखते हैं कि जो लेंडर्स हैं उनको कुछ कॉन्फिडेंस लाने के लिए जो इस पर्टिकुलर वोडाफोन आइडिया की जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है उसको एक अर्जेंट फंडिंग की जरूरत है, तभी उन्हें 5G के लिए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। और इवन जो उनको फ्रेश फंड्स की जरूरत है वाया डेब्ट, उसके लिए भी
वो चाह रहे हैं कि किसी तरह गवर्नमेंट जो उनका एक्रूड इंटरेस्ट था उसके अगेंस्ट जो उन्होंने इक्विटी कन्वर्जन का प्रस्ताव रखा है गवर्नमेंट को, उन्होंने जो ऑप्शन था उसको सेलेक्ट किया, उसको कहीं ना कहीं वो मंजूरी दे और इस कन्वर्जन प्रोसेस को फाइनलाइज करे। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर देती तब तक ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है टेक्निकली इस पर्टिकुलर वोडाफोन आइडिया के लिए कि उसे बाहर से कहीं से फ्रेश फंडिंग मिले। और अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर शेयर की, तो इस शेयर का करीबन अगर हम देखते हैं तो करीबन 28,746 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैपिटल है। प्राइस इसका आज के डेट में 8 रुपये 95 पैसे के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी पीवीटी का हम इसका देखते हैं काफी पिछले सालों से लगातार 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 नेट लॉस 7,000, जो पिछला लास्ट इन क्वार्टर का रिजल्ट आया था 7,293 करोड़ रुपीज का इनका नेट लॉस ही है। तो ऐसे में तो इस कंपनी का आगे चलना बहुत ही ज्यादा इसी बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह से गवर्नमेंट इन कन्वर्जन प्रोसेस को हरी झंडी देती है और इनको कहाँ कहाँ से फंड मिलते हैं। हाँ, क्योंकि उसके बाद हम देख सकते हैं अगर एक बार गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर कन्वर्जन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है तो इस पर्टिकुलर शेयर में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आ सकता है। बट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये शेयर नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए और उसके बाद हमें देखना चाहिए किस तरह से बाहर के जो फंड से जो इसकी फंडिंग वगैरह आनी है उसको किस तरह फंडिंग मिलती है, जो कि प्योरली डिपेंडेंट है कि गवर्नमेंट किस तरह से कन्वर्जन के प्रोसेस को कंप्लीट करती है। उसके बाद भी हमें कुछ क्वार्टर्स के लिए वेट करना पड़ेगा कि तब ये पर्टिकुलर जो उनका लगातार का लॉस है वो किस तरह से कम आए। और एक बार जब अगेन मैंने जो पिछला शेयर बताया था पेटीएम, उसकी तरफ से अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये नेट जीरो के आसपास आता है तो हम एक बार इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले महीने 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड को कि वो अपनी जो बंद हुई डेट स्कीम्स हैं उसकी नेक्स्ट राउंड ऑफ पेमेंट करे। और इसमें अगर हम देख सकते हैं कि जो अभी जो फ्राइडे को इस जो पर्टिकुलर पेमेंट की है वोडाफोन ने, उसमें से 148.74 करोड़ रुपीज की इंटरेस्ट इनफ्लो इनको भी हुआ है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंतर्गत डेट स्कीम को, इससे कि उनकी नेट जो एसेट वैल्यू है उसमें करीबन 20% का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो उसके पर्टिकुलर निवेशक थे उस पर्टिकुलर डेट स्कीम के लिए उनके लिए खुशी की बात है कि जब तक फ्रैंकलिन को पैसा आता रहेगा तब तक उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने के कम से कम चांसेस हैं। तो ये थी आज की खबर। आगे भी ऐसी खबरों के लिए बने रहिएगा इस पर्टिकुलर चैनल से, और इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन हिट करके ऑल दबा सकते हैं जिससे कि ऐसी खबरें आप तक आती रहें। नमस्कार।